स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे को लेकर के कि वहां पर क्या कुछ महत्वपूर्ण हमें घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, तो उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। साथ ही इस महत्वपूर्ण दौरे से जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन न्यूज़ 10 की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर हुए रवाना। कहा दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक। यूक्रेन संघर्ष के समाधान पर भी होगी बातचीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। ऐतिहासिक MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन डील पर होगा फोकस। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का आज 10वां दिन। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर OPD लगाएंगे रेजिडेंट डॉक्टर। हड़ताल पर कोई फैसला लेने के लिए आज दोपहर IMA के साथ होगी बैठक। कन्नौज रेप केस में नाबालिग लड़की की बुआ गिरफ्तार। आरोपी नवाब सिंह यादव के पास लड़की को ले जाने वाली बुआ के खिलाफ पीड़िता की मां ने की थी शिकायत। मौसम की खबरों में केरल के वायनाड, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम समेत 6 जिलों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। वहीं त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण खोवई और धलाई जिले में सभी स्कूल बंद। बाकी कई राज्यों में भी मानसून सक्रिय। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गजा में संघर्ष विराम पर जोर। मध्यस्थता के लिए कतर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन शांति समझौते पर करेंगे चर्चा। और चलिए न्यूज़ 10 की करते हैं शुरुआत। और न्यूज़ 10 में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक पोलैंड और यूक्रेन दौरे की। तो अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, जहां 3 दिन के विदेश दौरे पर रवानगी से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कई अहम बातें कही हैं। दोनों देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों में नई ऊर्जा के संचार की उन्होंने उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं पोलैंड गणराज्य और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहा हूं। पोलैंड की मेरी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हम अपने राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे कर रहे हैं। पोलैंड मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद के प्रति हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता हमारे संबंधों को और मजबूत बनाती है। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारी साझेदारी को और आगे बढ़ाया जा सके। मैं पोलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलूंगा। पोलैंड से मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन भी जाऊंगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। मैं द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ पहले की बातचीत को आगे बढ़ाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ये यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापक संपर्कों की स्वाभाविक निरंतरता के रूप में काम करेगी और आने वाले वर्षों में मजबूत और अधिक जीवंत संबंधों की नींव रखने में मदद करेगी। तो अपने दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान इस वक्त सामने आया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड और यूक्रेन दौरे का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 45 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पोलैंड का यह पहला दौरा है, जबकि 30 साल में यूक्रेन की पहली यात्रा।
दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री मोदी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। आइए एक नजर डालते हैं उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वार्सा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे, उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर। और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पोलैंड की अपनी आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और इसी को लेकर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो पोलैंड की प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में खास है, कई महत्वपूर्ण वार्ता होगी इस दौरान। सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत और पोलैंड के जो आपसी रिश्ते हैं वो आगे चल के हमें और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। शैलेंद्र जी देखिए, निश्चित तौर पर भारत और पोलैंड पारस्परिक जो प्रतिबद्धता है, चाहे वो लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर हो या फिर जो हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं वो मजबूत रहे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है वो ऐसे समय हो रही है जो हमारे राजनयिक संबंध 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री और पोलैंड के राष्ट्रपति से होगी, और प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा भी है रवाना होने से पहले अपने जो उन्होंने जो बयान जारी किया उसमें ये कहा भी कि बहुत उत्सुक हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री और पोलैंड के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि पोलैंड में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं तो उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जब भी विदेश के दौरे पर जाते हैं हम अक्सर देखते हैं कि जो भारतीय समुदाय के लोग उस देश में रहते हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव कोशिश करते हैं कि मुलाकात हो। और हमने वो उत्साह देखा है भारतीय समुदाय के लोगों में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश के दौरे पर जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के आमंत्रण पर हम जानते हैं कि यूक्रेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। तो द्विपक्षीय जो सहयोग है उसको मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। और
ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्रेन में जो संघर्ष हो रहा है उसके शांतिपूर्ण समाधान को लेकर भारत हमेशा पक्षधर रहा है। तो उस पर जो दृष्टिकोण होगा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको साझा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है पोलैंड और यूक्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी, अगर देखा जाए तो यूक्रेन का भी प्रधानमंत्री का ये दौरा है और यूक्रेन में कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही है और हर कोई चाह रहा है कि जो युद्ध है वो शांत हो जाए, तो इस दौरान भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपनी राय रखते हुए वहां पर नजर आएंगे और कोशिश यही होगी कि जो मामले हैं वो एकदम शांत हो जाएं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो दौरा कर रहे हैं आप यूक्रेन का, ये यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के दौरे पर जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है, तो न केवल द्विपक्षीय सहयोग बल्कि यूक्रेन संघर्ष का किस तरह से शांतिपूर्ण समाधान हो सके उस पर जो दृष्टिकोण है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम जानते हैं कि पहले भी भारत ये कहता रहा है कि यूक्रेन में जो संघर्ष है उसका शांतिपूर्ण समाधान का भारत पक्षधर रहा है। एक मित्र और एक भागीदार के रूप में भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में जो है जल्द से जल्द शांति स्थापित हो, स्थिरता की वापसी हो। और हमेशा हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यूक्रेन में संघर्ष शुरू हुआ तब से इस बात की वकालत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि जो दोनों देशों के जो व्यापक संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो और मजबूत होंगे। और पोलैंड के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे और जो दृष्टिकोण है भारत का यूक्रेन संघर्ष को लेकर वो भी वहां पर साझा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी की निगाहें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोलैंड के बाद यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। जी, अगर देखा जाए तो पोलैंड के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे अभी तक नजर आए हैं, निवेश को लेकर के या व्यापार को लेकर के, क्योंकि कई सारी भारतीय कंपनियां जो है वो इस वक्त पोलैंड में है जो 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार वहां पर दे रही हैं। तो निवेश के नजरिए से और व्यापार के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा रहेगी। देखिए, निश्चित तौर पर यूक्रेन और भारत के संबंध कैसे मजबूत हों, ये इस पर एक तरह से देखें, ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है। लेकिन चूंकि इस वक्त यूक्रेन में जो हालात हैं, यूक्रेन जिस संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, तो निश्चित तौर पर भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो, स्थिरता है, ये संघर्ष रुके। और इसकी वकालत भारत वैश्विक मंचों पर करता रहा है। तो हम उस परिप्रेक्ष्य में इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में तभी निवेश हो सकता है या फिर आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती है जब वहां पर शांति स्थापित हो, जब वहां पर कोई संघर्ष न हो। तो निश्चित तौर पर भारत उस तरफ देख रहा है कि वो पूरे परिक्षेत्र में शांति एक तरह से स्थापित हो और संघर्ष जो है वो रुके, शांतिपूर्ण समाधान उसका हो। तो उस लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर आप व्यापारिक संबंधों का जिक्र कर ही रहे थे। हम जानते हैं कि यूक्रेन और भारत कई अहम, अगर आप देखें कि व्यापारिक रिश्ते भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों देश जरूर चाहेंगे कि वो रिश्ते और मजबूत हों। जी, शैलेंद्र, अगर इससे पहले हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का भी दौरा किया था जुलाई में, तो रूस का दौरा, उसके बाद में अब यूक्रेन का दौरा, कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी कि दोनों देशों के बीच जो आपसी मतभेद हैं वो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएं। ये देखिए, वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर बड़ी उत्सुकता है। जब पोलैंड के बाद यूक्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और हम जानते हैं कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से ही भारत लगातार इस बात का पक्षधर रहा है कि शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। और उस दृष्टिकोण को भारत वैश्विक मंचों पर कहता रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूक्रेन के दौरे पर, तो निश्चित तौर पर वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ वो इस दृष्टिकोण को साझा करेंगे। और चूंकि ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा कि आप रूस के दौरे के परिप्रेक्ष्य में लोग इस बात की तरफ देख रहे हैं। और भारत जब जब दुनिया में किसी दो देशों के बीच संघर्ष की स्थिति आई है, भारत का रुख बहुत स्पष्ट रहा है कि वो शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और संघर्ष रुके, इसका हमेशा इसकी वकालत करता रहा, इसका हिमायती रहा है। तो उस लिहाज से भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को वैश्विक मंच पर बहुत उत्सुकता से देखा जा रहा है। जी,
फिलहाल अगर देखा जाए तो जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी काफी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर के, चाहे बात पोलैंड की हो या यूक्रेन की हो। पोलैंड की अगर हम बात करें तो पोलैंड में जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं वो उत्सुक भी हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे उनसे बातचीत करेंगे तो इसके लिए भी काफी बेताब नजर आ रहे हैं वहां भारतीय समुदाय। ये देखिए, हम दूरदर्शन न्यूज के जरिए हम देश के दर्शक देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह है वहाँ के भारतीय समुदाय के लोगों में और वहाँ के आम लोगों में भी। जब हमने पोलैंड में देखा, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पोलैंड के लोग उत्साहित हैं, वो निश्चित तौर पर दिख भी रहा है। और हम इससे पहले भी देखते रहे हैं कि विशेष तौर पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो कितने उत्साहित रहते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश की यात्रा पर पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, वो भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करते हैं, मुलाकात करते हैं। और ये एक जो रिश्ता है, जो गहरा रिश्ता है भारतीय समुदाय के लोगों का अपने भारत के साथ, वो सांस्कृतिक जो संबंध है वो कितने मजबूत। और हम जानते हैं कि वो एक दूत का काम करते हैं उस देश में, उस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तमाम क्षेत्रों में विशेषज्ञ आप देखें तो भारत से जो निकली प्रतिभाएं हैं वो वहां पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था को, पोलैंड हो या फिर कोई और देश हो, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भारत के प्रधानमंत्री, हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पोलैंड के दौरे पर जब जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय समुदाय के लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड और यूक्रेन का ये दौरा कई मायनों में खास है। कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं भारत के साथ दोनों देशों के, वो भी आगे और मजबूत होते हुए हमें नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर वहां पर भी काफी जो लोग हैं वो उत्साहित हैं। पोलैंड के सभी मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को प्रमुखता से अपने अखबारों में छापा है। वहीं डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक से विशेष बातचीत की है। नगमा मलिक का क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर आ रहे हैं। पोलैंड की उनकी ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बात करने के लिए पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, ये जो विजिट है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहा है? वाकई ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने खुद ही देखा होगा या फील किया होगा कि यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। पीएम कल आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। अगर आप देखें कि भारत और पोलैंड के बीच व्यापार जो लंबे समय से हुआ है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे, किन किन इश्यूज पर बात हो सकती है, किन किन इश्यूज पर सहमति हो सकती है? पीएम साहब पोलिश इन्वेस्टर से मिलेंगे, उनकी इंटरेस्ट, उनकी जो जिज्ञासा है, उनके जो आइडियाज हैं कि आगे इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, उनसे भी वो वाकफियत लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, एक डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा और बहुत ही जल्द हम सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। मैं समझती हूं कि कम्युनिटी के लिए भी और हमारी आर्थिक रिलेशंस के लिए भी इस विजिट का आगे चल के बहुत अच्छा रोल रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की विजिट आप देखें तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, इस पे अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। जी, प्रधानमंत्री आने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे उस मेमोरियल में जो जाम साहब ऑफ नवानगर जी का जो बहुत बड़ा रोल रहा है पोलिश लोगों के दिलो दिमाग में, जो उन्होंने काम किया उनके लिए, वहां अपना श्रद्धांजलि अर्पण करने जाएंगे। पीएम फिर उसके बाद बैटल ऑफ मॉन्टे कैसीनो मेमोरियल भी जाएंगे। वहां पे ये बैटल्स वो हैं जो इटली में 1940s में अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वहाँ लड़ाई हुई थी और इंडियन और पोलिश सिपाहियों ने साथ साथ ये जंग लड़ी थी। पीएम के विजिट के दूसरे दिन वो जाएंगे और मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क से। हमारे पीएम मिलेंगे प्रेसिडेंट आंद्रे दूदा से। तो ये थे हमारे साथ एम्बेसडर महोदय जो बता रही थी कि ये विजिट कितनी महत्वपूर्ण है, कई सारे विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री जो भारत कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उन लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के लिए काफी
महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजीव और एन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे 25,000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित करेंगे और डीडी न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार वहां से एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और नीरज सिंह ने वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी विशेष बातचीत की है और जाना है उनके उत्साह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं, इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय। और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी। और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल पीएम से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे। एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। ऑलमोस्ट आई थिंक 40 ईयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे इन बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के। तो ये एक हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, काफ़ी गर्व महसूस होता है, हम काफ़ी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड, सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स, वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने देश सकता है। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन एन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। और 45 वर्षों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहा है, जिसको लेकर पोलैंड में रह रहे 25,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय में भी काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री यहां रहने वाले इन भारतीय समुदायों को संबोधित भी करेंगे और नीरज सिंह ने जो बातचीत की है वो भी आपको सुनाई। साथ ही वहां पर रह रहे भारतीय कारोबारी अमित लाट से भी बातचीत की है हमारे, और इस विशेष बातचीत को भी आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड आ रहे हैं और आपको बता दें कि पोलैंड में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं जो कई सारी कंपनियों को यहां संचालित करते हैं। इस समय हमारे साथ अमित लाट जी भी हैं जो खुद पोलैंड में हैं। अमित जी, प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं और करीब 40 साल पहले आए थे, अब पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। भारत और पोलैंड के रिश्तों को आप कैसे देख रहे हो इस यात्रा को लेकर? देखिए, एक ऐतिहासिक विजिट है एंड 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री आ रहा है इंडिया से। लास्ट विजिट जो थी मोरारजी देसाई की थी 1979 में। सो इंडियन डायस्पोरा और पोलिश डायस्पोरा इक्वली और बिजनेस वाले सभी जो है उन्हें फील होता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। एंड पोलैंड जो है इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, बट जो कॉन्फिडेंस है इस विजिट से आएगा वो दुगना तिगना होगा ट्रेड, हमें आने वाले समय में देखेंगे। अच्छा, आप देखें कि भारतीय समुदाय के 25,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और कई सारी कंपनियों में यहाँ पर काम भी कर रहे हैं और कई सारी कंपनियों को खुद संचालित भी कर रहे हैं। तो कितना बड़ा एक कह सकते हैं कि एक लगाव रहता है भारत और पोलैंड के रिश्तों को लेकर जब दोनों देशों के जो लोग हैं काम भी कर रहे हैं और एक साथ मिलकर कंपनियों को भी चला रहे हैं। देखिए, भारत का जो आई वुड से वर्चस्व है इस देश में, जब वो सुनते हैं कि वो यू आर फ्रॉम इंडिया, तो हमें जो एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखता है इनका। एंड इट्स माई ड्रीम टू विजिट इंडिया, मतलब उनका सभी का एक ड्रीम है इंडिया विजिट करने का। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की इमेज जो है पोलैंड में बहुत ही बेहतर है। रीजन बड़ा सिंपल है कि जो इंडियन डायस्पोरा ने जिस वे में खुद को प्रेजेंट किया है यहाँ पर,
और जिस वे में उन्होंने कंडक्ट किया है उससे जो ये पॉजिटिविटी बिल्ड होती है। एंड जो इंडियन डायस्पोरा बेसिकली है यहाँ पर करीब 200 प्लस इंडियन कंपनियां यहाँ पर ऑपरेट करती हैं। एंड फैशन इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, काफी सेक्टर्स में जो है इंडिया बहुत आगे है। पोलैंड में उनका काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं और पोलैंड जो है आई वुड से हब है उनका यूरोप का, जहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे, तो यहाँ का भारतीय समुदाय किस तरीके से ले रहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, और खासतौर से जब वो उनके बीच में रहेंगे? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, और जो लोग एक्साइटेड हैं जिस वे में, वो वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कब जो है उनसे मुलाकात हो, उनको देखें, उनको वेलकम करें इस देश में। चलिए, धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, और उनको कहना है कि जिस तरीके से भारत और पोलैंड एक दूसरे के नजदीक आया है, प्रधानमंत्री की ये यात्रा उन संबंधों को और एक नई गहराई देगी। कैमरामैन एन.ए. शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। तो भारत और पोलैंड के बीच संबंध भी बेहद पुराने और मजबूत हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय गुजरात के जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जडेजा ने पोलैंड के निवासियों को अपने राज्य में शरण दी थी। ब्रिटिश सरकार के ना चाहने के बाद भी भारत पोलैंड के लोगों के साथ उस समय भी खड़ा रहा। पोलैंड की सरकार उन्हें गुड महाराजा कहकर पुकारती है। जामनगर के महाराजा की याद में पोलैंड की राजधानी वार्शा में महाराजा स्क्वायर और महाराजा मेमोरियल भी है। आज भी पोलैंड के लोग जामनगर के महाराजा को काफी सम्मान के साथ देखते हैं। पोलैंड निवासी मारिया ने हमारे साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है, वो आपको सुनाते हैं। The Maharaja I've been hearing of ever since I was born. My grandfather was one of the children that got to spend the war in India thanks to the generosity of the Maharaja. He escaped from camps in Russia and Uzbekistan and got to spend his youth in the beautiful camps provided by the Maharaja. My grandfather always talked about him as a symbol of just a person doing something good. And for me, it's extremely important how the good that you can provide to someone else can actually change the lives of others. और वहीं इसी के साथ ही मारिया ने आगे ये भी बताया कि महाराजा के प्रति मेरे परिवार में भी बहुत सम्मान है। The contribution of the Maharaja in Poland is huge, especially for me with my family and my family's history. My grandfather growing up in India, we were talking about him constantly growing up, and now the more schools are created in his name, the more squares like this one, the more people are talking about him, and they are inspired to do good things like he did. और न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और खबरों में आगे बढ़ते न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या को लेकर पूरे देश भर में लगातार विरोध और प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एम्स समेत सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते लगातार 10वें दिन भी OPD और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं।
हड़ताल खत्म करने को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन में आपसी सहमति भी नहीं बन पाई है। आज की अगर बात करें तो आज सुबह लगभग 11 बजे से दिल्ली में जंतर मंतर पर रेजिडेंट डॉक्टर अपने ओपीडी सेवाएं देंगे और इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोपहर बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की बैठक भी बुलाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल डॉक्टरों से आह्वान भी किया था कि आप सभी अपने काम पर लौट जाएं, लेकिन वो भी वापस अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि उनकी मांग है और इन कुछ मांगों को मानने के लिए हालांकि देखना होगा कि आज भी काफी अहम एक बैठक होने जा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कन्नौज की भी, जहां किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी नवाब सिंह यादव तो आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे दिल्ली में जंतर मंतर पर ओपीडी सेवा डॉक्टर्स देते हुए नजर आएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद हड़ताल का आज 10वां दिन है और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? 11 बजे ये मार्च होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले पे और स्वतः संज्ञान में सीधे तौर पर सरकार को भी फटकार लगाई, साथ ही जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी फटकार लगाई और डॉक्टरों से आह्वान किया कि वो अपने काम पर लौटें, उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। जी कृतिका, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए इस मामले में कई गंभीर रूलिंग दी है और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले का संज्ञान लिया तो कोई भी ऐसा एंगल नहीं था जिसपे उन्होंने बात नहीं की। चाहे कोलकाता में उस महिला डॉक्टर के साथ जब रेप और रेप के बाद जिस तरह से पुलिस प्रशासन से लेके जो मेडिकल कॉलेज है उसने किस तरह से लेटलतीफी की और एफआईआर दर्ज कराने में कितनी देरी हुई, किस तरह से उनके माँ बाप को परेशान किया गया और उसके बाद जब केस सीबीआई के पास पहुंचता है तो सीबीआई जांच के लिए पहुंचने से पहले आदिकर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। तो कई अहम पॉइंट और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में डॉक्टरों से कहा है कि और उनकी बड़ी बेहद ही डीवाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है उनने साफ तौर पर कहा है कि आप सेवा के लिए आए, डॉक्टरों को अपील करते हो आप सेवा के लिए आए और आप अपने सेवा का काम करिए, हम जो है आपकी चिंता कर रहे हैं और आपके हर मुद्दों को हम एड्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कल बेंच ने सुनवाई के दौरान बाकायदा कहा, उन्होंने अपील की रेजिडेंट डॉक्टरों से कि आप जनता को देखते हुए, जनता को खासी परेशानियां हो रही है, इसलिए आप स्ट्राइक को वापस ले लीजिए। तो एक बहुत बड़ा एक इसे कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। उसके बाद आपने देखा और कल से जब ये सुनवाई चल रही थी उस टाइम आप देखिए कि पूरे देश के डॉक्टरों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी, यानी कि सभी देश के लोग सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को सुन रहे थे और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज, एक सेटिस्फेक्शन था कल डॉक्टरों में। और कल डॉक्टरों से जब हमारी बात हो रही थी शाम को, जब हम इस सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो डॉक्टरों से बात हुई तो डॉक्टरों को हमने पूछा क्या आप स्ट्राइक वापस ले रहे? तो डॉक्टरों के कई जो रेजिडेंट यानी कि दिल्ली के 8 डॉक्टर रेजिडेंट एसोसिएशन है उनमें से मैं बताऊं कृतिका की 8 में से 3-4 लोगों ने और आरएमएल ने तो साफ तौर पर कहा था कि हम जो है अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे और इसके अलावा भी कई और रेजिडेंट डॉक्टर जो है उन्होंने कहा था कि हम अपनी स्ट्राइक वापस ले लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बड़ी जीवीएम होनी है, एक जनरल बॉडी मीटिंग होनी है जिसमें ये 8 रेजिडेंट मतलब एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो बैठने वाले हैं, आईएमए, डीएमए, फोडा और फाइमा के अधिकारी बैठने वाले हैं और इसके बाद ये लोग इस मामले में एक मीटिंग करेंगे और निर्णय लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जैसे इस मामले में बात कही, कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटिस्फेक्शन माना जा सकता है न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बल्कि उन रेजिडेंट एसोसिएशन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। देखिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये केस चलेगा हम इसकी खुद मॉनिटरिंग करेंगे और डॉक्टर इस बात से बहुत सेटिस्फेक्शन है उनको कि जहां एक और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए न सिर्फ सुनवाई कर रहा है बल्कि इस मामले में इसकी केस की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि सारी रिपोर्ट को 22 अगस्त को उन्होंने कॉल की है और 23 अगस्त को फिर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। तो मुझे लगता है जहां तक मेरी बात की डॉक्टरों से स्ट्राइक पे आज एक बड़ा फैसला आ सकता है और आज कई अहम बैठक है रेजिडेंट एसोसिएशन की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लगी। लेकिन जो मानवता के नाते और जो डॉक्टरों का एक आग्रह वहां है सुप्रीम कोर्ट से और डॉक्टर के जो एसोसिएशन में
3-4 जो एसोसिएशन है वो इस बात पे एग्री है कि हमें स्ट्राइक को वापस लेना चाहिए। तो आज कृतिका इसमें एक बड़ा फैसला आ सकता है और शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, इसका इंतजार किया जाएगा। अमरेंद्र, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस रुक करूंगी, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सीआईएसएफ की टीम जो है वो कोलकाता के आरजीकर अस्पताल पहुंच चुकी है और कल सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि अभी तक सुरक्षा कोलकाता पुलिस के हाथों में है। सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने कहा है कि वो अपने काम के लिए यहां पहुंचे हैं, जिन्हें उनके उच्च अधिकारियों ने सौंपा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो सुरक्षा है वो उनके हवाले कर दिया। अब सीआईएसएफ पूरी सुरक्षा देखेगी वहां पर। अभी तक वहां की जो पुलिस है वो ही ये सुरक्षा देख रही थी, क्योंकि 14 तारीख की रात को जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, अचानक से काफी सारी भीड़ अस्पताल में पहुंचती है और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद में कल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले पर और स्वतः संज्ञान लेते हुए अहम फैसला भी सुनाया है। और डीआईजी ने क्या कुछ कहना है वो भी एक बार सुनाते हैं। Let us do our job. We have come for some job here, assignment. I am doing my job which has been mandated by higher authority. So let me do our job. Whatever input we require, it will be given to you once we do our job. तो सीआईएसएफ की जो टीम है वो इस वक्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुकी है। अभी तक वहां की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल पुलिस की है, लेकिन अब सीआईएसएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई हुई तो सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया। अमरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र, अगर देखा जाए तो अब फिलहाल सीआईएसएफ की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है सुरक्षा अपने दायरे में लेने के लिए। कृतिका, देखिए मैं आपको बता दूं, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कल जो वकील थे उन्होंने इस मामले में दलील रखी थी और ये जो मामला है ये रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का जो फोड़ा है उनकी तरफ से ये कल सुप्रीम कोर्ट को दलील दी गई थी कि जिस तरह से ये घटना हुई है पूरी और उसके बाद से जिस तरह से कोलकाता में पुलिस जो है निरंकुश हो गई है, यानी पुलिस जो है उपद्रवियों को रोकने में नाकाम हो गई है। ऐसे में जो डॉक्टर वहां पे काम करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को वहां पे लगाया जाए और ये जो है ये फोड़ा की दलील थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत स्वीकार किया था। और कल ही अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो केंद्रीय टीम है यानी कि सीआईएसएफ सेंट्रल की जो टीम है सीआईएसएफ वो जाके हॉस्पिटल को टेक ओवर करेगी और उसकी पूरी सुरक्षा को सीआईएसएफ देखेगी। और इस तरह की जो मांग है ये डॉक्टर, अगर आपको याद हो, सुरक्षा को और सेफ्टी इन्वायरमेंट को लेकर पहले दिन से ही, जब से ये कलकत्ता की रेप हत्या वाली घटना हुई है उसके पहले दिन से ही ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। बिल्कुल। कोटा के अलावा कल आईएमए ने भी इस बात पे जोर दिया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कल आईएमए के वकील भी थे, कोटा के वकील भी थे कि पहले सर उसको एविडेंस जो प्लेस है जहां पे हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, जहां पर एविडेंस है उसको सुरक्षित किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद ही अहम माना जा सकता है जब सीआईएसएफ जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्यूट की गई है और अब आने से सुरक्षा की वहां की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की रहने वाली। तो एक बड़ा ये फैसला माना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कोलकाता पुलिस के ऊपर जिस तरह से फटकार लगाई, कोलकाता की ममता बनर्जी सरकार के ऊपर से जिस तरह से फटकार लगाई। और एक लास्ट बात मैं कहूंगा कृतिका कि कल सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कितने बड़े कैनवस से बात कही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही ममता बनर्जी सरकार को एड्रेस करते हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार आज गुंडों को प्रोटेक्शन देने में, जिस तरह से उपद्रवियों को प्रोटेक्शन देने में लगी हुई है, ऐसे में उनको एक एडवाइस देते हैं कि वो वहां की पुलिस व्यवस्था और बाकी चीजों को देखें और जो लोग शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको परेशान ना करें। तो ये सीधे सीधे सवाल ममता बनर्जी के शासन पे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रही है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है, महिला के साथ रेप और बलात्कार के बाद हत्या होती है और महिला मुख्यमंत्री को जिस तरह से आगे आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक साफ तौर पर मैसेज है, एक बड़ा मैसेज माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो बेहद गंभीर है इस मामले को लेके। और कृतिका, जिस तरह से ओवरऑल आज जो डेवलपमेंट है, आज टीम पहुंच गई है, इधर कई डॉक्टरों की जो मीटिंग है वो होने वाली है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में कुछ ना कुछ आज शाम तक एक बड़ा फैसला। बिल्कुल अमरेंद्र, इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, खासतौर पर जो आईएमए की आज बैठक होनी है उस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। बात अब उत्तर प्रदेश के कन्नौज की करेंगे। दरअसल वहां पर भी अब एक और रेप केस का मामला सामने आया।
यहाँ किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी नवाब सिंह यादव के पास नाबालिग लड़की को ले जाने वाली उसकी बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से बुआ दरअसल लगातार फरार चल रही थी। पुलिस ने पीड़ित लड़की की मां की तहरीर पर बुआ को आरोपी बनाया था। पुलिस ने तिरवा इलाके से आरोपी बुआ को गिरफ्तार किया है। जब लड़की के माता पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने उनको कोई सूचना नहीं दी। उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाया। जब पूछताछ के लिए लड़की की बुआ को थाने पे बुलाया गया तो ये फरार हो गए। तब से लगातार हमारी टीमें इनको सर्च कर रही थी। दिल्ली एनसीआर एरिया में लगातार इनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई कि ये वापस से कन्नौज के लिए चली है, जहां पे आज थाना कन्नौज पुलिस ने सफलतापूर्वक इनको थाना तिरवा क्षेत्रांतर्गत गिरफ्तार किया है। लड़की ने पीछे से यूपी 112 पे कॉल कर दिया था, जिस सूचना पे पुलिस और यूपी 112 की पीआरवी पहुंची थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। और चलिए न्यूज़ 10 में अब आगे रुक करते हैं और अगली खबर का रुक कर लेते हैं, जहां जो है इस वक्त बिहार से। दरअसल बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 को अवरुद्ध किया है। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद में SC/ST आरक्षण को लेकर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। आवश्यक सुविधाओं की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं और इसको लेकर के तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां सुल्तानपुर जिला अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 2 दशक पुराने सड़क नाकाबंदी विरोध प्रदर्शन मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करके 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले इस महीने की 13 तारीख को संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप सिंघा और 4 अन्य लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। साल 2001 में संजय सिंह और अनूप सिंघा ने अपने समर्थकों के साथ बिजली कटौती मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के लिए सुल्तानपुर में एक फ्लाईओवर को बाधित किया था। पिछले साल 23 जनवरी को सुल्तानपुर की विशेष अदालत ने सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराया। और न्यूज़ 10 में बात अब झारखंड की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपाई सोरेन इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल अब उनके अगले सियासी कदम पर हर किसी की नजर है और इसी बीच जब वो दिल्ली से अपने गृह नगर सरायकेला खरसावां पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चंपाई सोरेन ने ऐलान किया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के कारण राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, लेकिन पार्टी में वापस भी नहीं होंगे। साथ ही चंपाई सोरेन ने कहा कि वो अपने स्टैंड पर कायम हैं। अब इसके बाद में देखना काफी दिलचस्प होगा कि वो नई पार्टी बनाते हैं या फिर किसी दल के साथ हाथ मिलाते हैं। दरअसल 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन हेमंत सोरेन जब जमानत पर बाहर आए तो चंपाई सोरेन को 3 जुलाई को सीएम पद छोड़ना पड़ा था। हम तो 3 जुलाई को ही हम आपने बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे। अब सोचे तो संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। प्यार है, इसलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। उसके साथ साथ देखेंगे आओ कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब मध्य प्रदेश की, जहां राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केरल के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज सुबह मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को शुभकामनाएं दी हैं और अब से कुछ ही देर में राज्यसभा के लिए जॉर्ज कुरियन अपना नामांकन भरेंगे।
और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां युवा और महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण नए मतदाताओं की संख्या में 93,000 से ज्यादा की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 209 हो चुकी है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरे हुए वर्ष 2024 के विशेष संशोधन के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या 88,03,000 है, जिनमें से 44 लाख से ज्यादा पुरुष और 43 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं और 168 ट्रांसजेंडर मतदाता भी इसमें शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉले ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में हुए इस विशेष संशोधन में कुल 93,284 मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए मताधिकार का प्रयोग करने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 60,244 पुलिस आरक्षियों के पदों के चयन भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये परीक्षा प्रदेश के 67 जिलों में 1,174 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इन परीक्षा में कुल 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 60,244 आरक्षियों के चयन के लिए होने वाली परीक्षा को प्रदेश के 67 जिलों में आयोजित किया जाएगा। यह भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराई जाएंगी। 48,17,441 अभ्यर्थी 5 दिनों में 2 पालियों में परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सिविल पुलिस के आरक्षी पदों के लिए 60,244 पद हैं। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त, इन 5 दिनों में प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। इस प्रकार से कुल 10 शिफ्टों में एग्जाम होगा। इसमें करीब 48 लाख वही कैंडिडेट हैं जो पिछली बार जिन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया था। उन सभी प्रत्यावेदनों के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और प्रत्येक शिफ्ट में मैक्सिमम 5 लाख तक कैंडिडेट रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के 67 जिलों में परीक्षा के लिए कुल 1,174 केंद्र बनाए गए हैं। सकुशल परीक्षा के लिए हर जिले में 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें जिला प्रशासन के एडीएम और पुलिस के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से हर जिले में ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें एसपी, एएसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए अब तक 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन कराया जा चुका है। इस दौरान 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पाए गए। इन सभी को परीक्षा के दिन केंद्र पर सप्लीमेंट्री पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के साथ 2.5 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन सभी का परीक्षा केंद्र पर ई-केवाईसी भी किया जाएगा। इसके बाद इन्हें परीक्षा की अनुमति दी जाएगी और सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद स्क्रूटनी भी की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को, उसकी ट्रांसपेरेंसी को और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए सभी आवश्यक और संभव कदम उठाए गए हैं। इसके लिए पिछले 20 दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ 1,541 ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर भी रख रही है जो पिछले 12 वर्षों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। इन सभी अपराधियों की लिस्ट यूपी पुलिस और एसटीएफ को बोर्ड की ओर से मुहैया कराई गई है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम के करीब 10 चैनल्स पर सक्रिय ठगी के गिरोह की जानकारी भी एसटीएफ और यूपी पुलिस से साझा की गई है ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों को इन ठगों से सावधान रहने के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए अलर्ट भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अभ्यर्थियों को कई तरह की सहूलियतें भी दी गई हैं। इसके तहत किसी भी अभ्यर्थी से यूपी की रोडवेज बसों में किराया नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के सभी 17,000 कमरों में दीवार घड़ी लगाई गई है। अभ्यर्थियों को 5 मिनट एक्स्ट्रा ORM सीट भरने के लिए दिए जाएंगे। 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए मंगलवार से बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। 20 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक 3,56,918 अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। सभी अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले तक डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ में विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और इसी के साथ न्यूज 10 में आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की करते हैं, जहां मौसम विभाग ने केरल के 6 जिले पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में अलग अलग स्थानों पर काफी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
केरल और लक्षद्वीप के तटों पर 55 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना के कारण मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच पथनमथिट्टा के जिलाधिकारियों ने कहा कि निचले क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद बढ़े हुए जलस्तर को संतुलित करने के लिए मुझियार बांध और मनियार बैराज से पानी छोड़े जाने की भी संभावना है। कक्कातर और पंपा के तटों पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण खोवई और थलाई जिला प्रशासनों ने आज सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी त्रिपुरा और खोवई जिले में बहुत तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। पिछले 24 घंटे में अगरतला हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा 99.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो प्रभावित लोगों को समय पर राहत पहुंचाएं। इसी बीच त्रिपुरा में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग लापता भी हैं। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।